मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। आज हमारा नया कार्यक्रम डिबेट, जो कि लोकसभा से संबंधित कार्यक्रम को लेकर शुरुआत हुई है। कार्यक्रम की आज शुरुआत करी है। शुरुआत में हमारे साथ भाजपा से भूपेंद्र रावल जी हैं, और कांग्रेस से अमरीश वर्मा जी हैं, और समाजवादी से लटूर भैया हैं, अजीत हिमाचल उर्फ लटूर भैया, और बसपा से हैं इकराम प्रधान जी। चारों प्रतिनिधि और चारों व्यक्ति जो समाज में बड़ा वर्चस्व रखते हैं और राजनीति में भी बड़ा दखल रखते हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे। जो हमारा कार्यक्रम है जनता का सवाल जनप्रतिनिधि तक, जो हमने कार्यक्रम का नाम दिया है, आज उसी की शुरुआत करते हैं। और सर्वप्रथम शुरुआत हम करेंगे मेरे साथ भाजपा के, क्योंकि सत्ता से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि सत्ता में आज भाजपा है, तो भाजपा से शुरुआत करेंगे हम भूपेंद्र रावल जी से। तो भूपेंद्र रावल जी, सर्वप्रथम आपका हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। अब हमारा जो सवाल है आपसे, हमारा सवाल है आपसे, 5 राज्यों में चुनाव हुए, इसको हम सेमीफाइनल भी कह सकते हैं, और सेमीफाइनल में आप 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं। क्या कहना चाहते हैं इस प्रचंड बहुमत पर? क्या किस तरीके से जनता ने आपको मत दिया, और क्या उसका आप अभिनंदन करना चाहते हैं उनको? पहले तो मैं नाजिम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से जो आज ये डिबेट रखी है, जो जन जन तक पहुंचेगी, इसके लिए आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे 4 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वो मोदी जी की गारंटी और गारंटी की ही गारंटी के आधार पर आज हमने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। मेरा साथ, मेरा विकास और मेरा सम्मान, इन सारी चीजों को देखते हुए आज जो मोदी जी की योजनाएं हैं पूरे प्रदेश के देश के अंदर, आज उन्हीं चीजों को लेके लोगों में, मतदाताओं में सारी चीजों को भुला के आज प्रचंड बहुमत के रूप में हर जगह सरकार हमारी बन रही है। और इसी के लिए मैं जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने बहुत भारी बहुमत से हमारी प्रचंड सेमीफाइनल जो है उसको जिताया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब हमारा सवाल है, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं और चेयरमैन के नगर प्रत्याशी भी रहे हैं 2। अब हम उनसे सवाल करेंगे, वर्मा जी कहाँ चूक रही? क्योंकि आपसे एक ही सवाल है, कहाँ चूक रही? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, आपने हमको डिबेट में बुलाया। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, इसमें कोई चूक नहीं है। ये कह सकते हैं कि सरकार नहीं आई, लेकिन 5 प्रदेशों में बीजेपी से कई लाख ज्यादा वोट हमको मिले हैं। जनता का प्यार हमारे साथ है, और यही प्यार 2024 में लोकसभा में जीत का कारण बनेगा। अच्छा, जब हमारी आपसे बात हो रही थी चुनाव से पहले, जब चुनाव के नतीजे आने थे, उस समय आप कह रहे थे कि हमारे 3 राज्यों में तो पूर्ण बहुमत आ रहा है, सरकार बन रही है, लेकिन फिर वही सवाल आपसे, चूक कहाँ रही? ये हमसे चूक नहीं रही है, ये बार बार आता है। जब तक भारत देश में ईवीएम रहेगा तब तक यही रहेगा। और देखने वाली बात यह है, जहां रिजल्ट 3 दिन के अंदर आया है, चुनाव के तीसरे दिन, उसमें विपक्ष जीतता है, और 3 दिन के ज्यादा समय जहां काउंटिंग को मिलता है वहां बीजेपी जीत जाती है। ऐसा भी है? ऐसा भी है। तमिलनाडु, उसमें तेलंगाना में तीसरे दिन काउंटिंग हुई, वहां कांग्रेस जीती, बीजेपी हारी वहां। बाकी इन प्रदेशों को समय मिल गया। अब क्या है, अभी ये जांच का विषय है, जांच नियुक्त करनी है, तो जांच ही अपनी मर्जी से करते हैं, क्या है चल रहा है। चलिए, सवाल भी अभी भूपेंद्र रावल से हम करेंगे, भूपेंद्र रावल जी से, क्योंकि ईवीएम को फिर दोष ठहराया जा रहा है। अब मेरे साथ समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और चेयरमैन का चुनाव भी लड़ चुके हैं, अजीत हिमाचल सिंह उर्फ लटूर भाई। लटूर भाई, हम आपसे सवाल करेंगे जो जनता आपसे कर रही है हमारे माध्यम से। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन परिणाम आपका अनुकूल नहीं रहा। क्या कहना चाहते हैं इस पर? सबसे पहले तो
नाजिम भाई, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल का, और सभी जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, इनको भी मैं नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ उनका। तो हमारी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ी। असल में हमारी पार्टी अभी एक प्रदेश की पार्टी है और हम इसको, हमारे माननीय अध्यक्ष जी इसको और प्रदेश में भी बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए वो प्रयासरत हैं। लेकिन जब अभी शुरुआत है वहाँ हमारी, और कहते हैं कि जब पहली बूंद को तो धरती पे आके फना होना पड़ता है, मिट जाना पड़ता है। तो अभी शुरुआत में हमारे साथ वही स्थिति है। आगे हम उत्तर प्रदेश के साथ-साथ और प्रदेशों में भी आगे होंगे और अपनी पार्टी के का प्रचार प्रसार करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, मेरे साथ बता रहे हैं कि प्रयास हम कर रहे हैं और लोकसभा में निरंतर हम जारी, हमारा जो प्रयास है वो सफलता की ओर जा रहा है। मेरे साथ पहले तो हम आपके चैनल का स्वागत, अभिनंदन सब करते हैं। और नाजिम भाई, बात आई कि हम कौन सी तैयारी कर रहे हैं, जो बहन जी के आदेश मिलेंगे उन पर काम करेंगे और लोकसभा चुनाव में हम जीतेंगे। 80 में से कम 50 सीट जीतेंगे हम। बता रहे हैं कि 50 का दावा कर दिया है इकराम प्रधान जी ने। भूपेंद्र रावल जी, अभी कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अमरीश वर्मा जी ने कहा है कि ईवीएम को दोष ठहरा रहे हैं कि चुनाव तेलंगाना में 3 दिन पहले चुनाव, 3 दिन बाद परिणाम घोषित हुआ, वहां हम चुनाव जीत गए, और जहां ज्यादा समय मिलेगा ईवीएम वहां भाजपा के लिए ही काम करेगी। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? कांग्रेस का तो पहले से ही, अब से नहीं 2017 से ही लगातार यही आरोप रहा है कि ईवीएम हैंग कर लिए, ये कर लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका यूएससी की रिपोर्ट के आधार पर भी जो आज हमारी ईवीएम मशीन है वो सबसे ज्यादा सच है और सबसे ज्यादा टेक्निकल फुल है। उसमें कोई किस तरीके की हैंगिंग नहीं हो सकती। बस पिछली बार अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या हम बनने देते? ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो हम एक तरफ से सारी हैंग करेंगे, लेकिन ये आरोप निराधार गलत है। जनता भी अभी इन बातों को समझ गई है। जनता भी इन बातों का कोई औचित्य नहीं निकालती। नटूर भाई, आपसे सवाल है, क्या कहना चाहते हैं आप ईवीएम के, क्योंकि शुरुआत सवाल ईवीएम का ही हो गया है अब। देखिए, मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ तो है। मैं नहीं कहता कि हैंग की जा रही हैं, लेकिन जब सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई ईवीएम में कुछ है, तो हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो चुनाव एक बार करा के देख ले, मतपत्र से चुनाव हो जाए। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे के लिए फिर रास्ता खुल जाएगा ईवीएम का, और वरना कुछ है तो फिर थोड़ा सा फिर उस बात पे सबको सोचना पड़ेगा। चलिए, ईवीएम की बात हो गई, अब हम सारी बातें करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं विकास की। तो विकास के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम शुरू क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी की पद यात्रा के लिए, भारत जोड़ो यात्रा जो उनकी चल रही है, क्या कहना चाहते हैं उस पर? राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैली है भारत जोड़ो यात्रा से, और भारत जोड़ो यात्रा से जन जन तक कांग्रेस पहुंची है। इसका लाभ मिला है और आगे मिलेगा। और इसी तर्ज पर शीघ्र ही दूसरी यात्रा होने जा रही है, जो यूपी जोड़ो के नाम से आएगी, और वो उत्तर प्रदेश में रहेगी। और भी प्रदेशों में होनी है, प्रदेश लेवल की पदयात्रा होनी है, उसके बाद जिले लेवल पर होंगी। जन जन तक कांग्रेस को पहुंचाना है, उसका यही उद्देश्य है। विकास पर क्या कहेंगे? भाजपा का कितना विकास हुआ है? विकास कहाँ कागजों में विकास है, टीवी पर विकास है। आप देखो, टीवी पर विकास चल रहा है, काय का विकास है। लोग तरह तरह, आज उत्तर प्रदेश में गन्ने के ऊपर ट्रॉली लगी थी लाइन में, वहां पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बहुत सारे किसान आज अस्पताल में एडमिट हैं। अभी मैं टीवी पर देख रहा था। कहाँ विकास है? कोई विकास नहीं है। किसान भी त्राही त्राही कर रहा है, व्यापारी व्यापारी त्राही त्राही कर रहा है, कारोबार चौपट हो गए, नौकरियां खत्म हो गई सारी। केवल जो है विकास है तो केवल जो है, जो पूंजीपति हैं, जो धन्ना सेठ हैं, या जो मित्र लोग हैं, उनका विकास हो रहा है। खूब विकास है।
गरीब का कोई विकास नहीं हो रहा, कोई गरीब का कोई विकास नहीं है, युवा का कोई विकास नहीं है, कोई युवा का विकास नहीं है। विकास बेरोजगार हो गया है। ये जो संसद कांड हुआ ये भी जो है संसद में सुरक्षा की चूक हुई है। संसद में जो सुरक्षा की चूक है, हालांकि बहुत गलत हुआ है, लेकिन छात्र हैं जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही लोग हैं। मुझे लग रहा है आप तय करके बैठे हैं कि लगता है कि आज सारी चीजें भूपेंद्र जी भाजपा के बैठे हुए हैं, सब तय कर लेना है, सांसद भी और महंगाई भी और विकास भी। ना जो है वो दिख रहा है, प्रत्यक्ष है, जनता देख रही है। विकास कोई नहीं है पूरे देश में, जो है कोई विकास नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं भूपेंद्र रावल जी? विकास पर बता रहे कागजी विकास है, शून्य विकास बता दिया है वर्मा जी ने, कांग्रेस का। विकास की तो बात यह है, मैं क्या बताऊं, जनता जवाब देती है अपना जनादेश देकर। आज किसानों की बातों को लेकर हम बैठ जाएं, आज टोटल जितनी चीनी मिल है सबका भुगतान पिछली सरकारों में 3-3, 4-4 साल नहीं हुआ करता था। आज हमारी सरकार में मात्र 15 दिन के अंदर ही उनका भुगतान हो रहा है। टोटल पर्चियों का एक बहुत बड़ा घोटाला झमेला चलता था कि पर्चियां जो खरीद फरोख्त होती थी, आज वो नहीं है। आज टोटल ऑनलाइन पर्चियां हैं। किसान पूरी तरीके से संतुष्ट है। जनधन खाते की योजना, जनधन किसान योजना 2000 रुपए डायरेक्ट 1350 करोड़ रुपए हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रति वर्ष 13,500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को डायरेक्ट मिलती है। कोई बिचौलिया नहीं है बीच में, कोई कमीशन एजेंट नहीं है। पिछली सरकारों में कमीशन एजेंट जो होते थे वो टोटल सरकार की जो जमा पूंजी थी उसको खाते थे। आज आप देखेंगे एक साहू जी हैं, राज्यसभा के सांसद जी, उनके यहाँ 350 करोड़ रुपए नगद में मिला है, जो पूरे देश में चर्चा का विषय है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि विकास आज हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में लाइट के लिए लोग परेशान रहते थे, आज 24 घंटे लाइट है, कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 20 घंटे तो लाइट मिलती है ही। और इसके बाद सड़कों का विकास देख लीजिए आप, टोटल ग्रामीण क्षेत्र की और जो हाईवे की सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हैं। ये सब आपको पता है। इसके बारे में बताने की बहुत लंबी है भाजपा की जो विकास की अगर मैं सारी चीजें बताने लगूं, सुकन्या खाता योजना, ऐसी बच्चों के बारे में सोचना कि जो पैदा हो रही है जिनका अनुसूचित है, उसके बारे में उसको 3-4 गुना बढ़ा के देना। इसके अलावा प्रधानमंत्री निवास योजना, आवास योजना जो अपने आप में एक मिसाल है। बिना भेदभाव, समाज को बिना भेदभाव के हमने वो सारी चीजें दी हैं। इसीलिए आज सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हमारी पार्टी कर रही है। इसलिए मेरे पास फिर दोबारा आएंगे क्योंकि विकास की फेरिस्त बहुत लंबी बता रहे हैं। अब इसी यही चर्चा मेरी अजीत हिमाचल सिंह से है। क्या कहना चाहते हैं विकास पर आप सर? देखिए नाजिम भाई, मैं इस बात में मुझे कोई संकोच नहीं है कि विकास का पर्याय है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जब यहाँ पे सत्ता में आई तो आप किसी बच्चे बाहर चले जाइए, किसी बच्चे से पूछिएगा कि 100 डायल किसने चलाई, तो वो बच्चा भी कह देगा कि अखिलेश जी ने चलाई। महिलाओं के लिए एम्बुलेंस चली, महिलाओं के लिए एम्बुलेंस चली अलग, किसने चलाई? समाजवादी पार्टी ने चलाई। और यहाँ सभी भाई मेरे बैठे हैं, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो जिले की सारी सड़कें, आप औरंगाबाद वाली सड़क देख लें, आप अनूपशहर वाली सड़क देख लें, बुलंदशहर वाली सड़क देख लें, या जहांगीराबाद से दुबई के लिए रोड जाती है ये देख लें, और अब बाकी काफी सारी सड़कें समाजवादी के टाइम में बनी। और आजकल हमारे प्रदेश में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उसमें बड़ी छाती पीटी जा रही है लोगों द्वारा कि भाई हम एक्सप्रेसवे निकाल रहे हैं, हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। आगरा से जो लखनऊ तक एक्सप्रेसवे जा रहा है उसमें सारा का टोटल पैसा, एक एक पैसा केंद्र सरकार का नहीं लगा, उसमें सारा प्रदेश सरकार का पैसा लगा और उसी से वो बनी। और अखिलेश यादव जी ने उसी एक्सप्रेसवे पे जो हवाई जहाज उड़ा के, फाइटर प्लेन उड़ा के दिखा दिया कि हम अपने प्रदेश देश में ऐसा भी कर सकते हैं, और उसी को देखकर ये काम आगे भी और एक्सप्रेसवे पे किया जा रहा है। तो और मैं बता दूं कि विकास मतलब समाजवादी पार्टी। अच्छा, आप शुरुआत आप ही से करेंगे, हम महंगाई की शुरुआत भी आपसे करते हैं। देखो तो वाकई महंगाई है या नहीं है? या महंगाई तो बहुत है इसमें। अभी कल परसों एक मैं इंडेक्स देख रहा था कि उसमें अक्टूबर और नवंबर
का ही इंडेक्स में 6.61 कुछ महंगाई थी, पता नहीं काय के टॉपिक पे थी, शायद सब्जी वगैरह के पे थी, मैं जहां तक मुझे पक्का याद नहीं है। तो एक महीने में इतनी महंगाई तो चरम पर है यहाँ। और महंगाई तो जहां तक मैं मानता हूँ, जब तक भाजपा रहेगी महंगाई रहेगी ही। और हमारे ये लोग हैं, हमारे लोग इससे महंगाई से त्रस्त रहेंगे, इससे ग्रस्त रहेंगे। नटूर भाई बता रहे हैं कि महंगाई बरकरार है और महंगाई बढ़ी है, घटी नहीं है। आप कागजी आंकड़े भी लगा लें। और बताया कि भाजपा जिस तरीके से कि 100 डायल हमने शुरू की, 112 भाजपा ने शुरू की, जो हमारी नीतियां थी उसी को भाजपा ने अपनाया है। चाहे वो एक्सप्रेस वे हो या फिर 100 डायल या हो या फिर एम्बुलेंस हो सेवाएं हो। क्या कहना चाहते हैं भूपेंद्र रावल जी आप इस पर? क्योंकि पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी देशभाव की राजनीति नहीं करती है। बहुत सरकारें ऐसी आती हैं जो पिछली सरकारों की योजनाएं होती हैं उनको बंद करती हैं, जबकि उसमें सुधार करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने 100 डायल में सुधार किया। जितनी भी योजनाएं पिछली सरकारों की थी उन सबका डेवलपमेंट किया। और रही विकास एक हाईवे की बात, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर लगातार ऐसे हाईवे, गंगा एक्सप्रेस बन रहा है। उस समय एक हाईवे बना है, यहां सैकड़ों हाईवे बन चुके। आज की डेट में हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है और 2024 से पहले जनवरी में सभी की उद्घाटन होगा और वो चलेंगे। इसलिए हमारी सरकार शिलान्यास नहीं करती, सीधा निर्माण कार्यों को खत्म करके उद्घाटन करती है। अच्छा, एक सवाल हमारा अमरीश वर्मा जी ने भी अभी आपसे करा था, क्योंकि आप सत्ता से हैं, सारे सवाल आप ही से रहेंगे। लोकसभा में जो चूक हुई अभी सुरक्षा को लेकर, इस पर क्या कहेंगे आप? वो देश का सबसे बड़ा मंदिर है और जिन लोगों ने ये षड्यंत्र के तहत उस पर ऐसा अभद्र कार्य किया है, मैं उनकी निंदा करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि देश के मंदिर को हमेशा इस तरीके से गंदा कार्य करके या अपना कोई विरोध है उसके लिए विरोध प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से करना एक बहुत ही समाज में बहुत घृणापूर्ण कार्य किया है। और ये सारी साजिशें हैं, इसमें जांचें हो रही हैं और सब कुछ जांचें आप लोगों के सामने भी आ रही हैं। टीवी के माध्यम से आपको पता भी चल रहा है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र था। लोगों इनके तार सीधे जो है नक्सलवादियों से भी जुड़े हुए हैं और बाहर से जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये कार्य किया है। आप बता रहे हैं जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, क्या कारण था और क्यों पहुंचे? क्योंकि रास्ते और भी हो सकते हैं जो विरोध प्रदर्शन के होते हैं। ये रास्ता बिल्कुल, क्योंकि हमारे संविधान का वो मंदिर है, न्याय का मंदिर है। क्या कहना चाहते हैं अमरीश वर्मा जी? आपको न्याय और विकास की बातें हो चुकी हैं, अब शुरुआत हम करेंगे लोकसभा के जो आने वाला चुनाव है, किस तरीके से तैयारियां कर पा रहे हैं? क्या वाकई आप जनता के उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे कि जो आपको मत करता है? पहले तो मैं एक भाजपा का जवाब देना चाहूंगा। भाई साहब ने कहा कि हमने बहुत हाईवे बनवाए हैं। हाईवे निकाले कहाँ से कहाँ हैं? उन्होंने जो मेरी पुरानी सड़क थी जिस पे मैं दिल्ली जाता था बगैर पैसे के, उस सड़क को मॉडिफाइड करके उस पर पैसे लगा दिए और सारी सड़कें पुरानी हैं। जो भी हाईवे हैं वो पुरानी सड़कों को खत्म करके उन्हीं पर उनका विस्तारीकरण करके उन पर उगाही चालू कराई है। जो लोग लखनऊ बगैर पैसे के पहुंच जाते थे, आज लगभग 1000-1200 रुपए टोल देना पड़ता है। दिल्ली जाने के लिए 150 रुपए देने पड़ते हैं उसी रोड पर जिस पर हम कुछ दिन पहले तक फ्री में जाते थे। तो ये तो इनका जो है रहा हाईवे का जवाब। अब आपका सवाल आया कि हम 24 में कैसे जाएंगे। सेमीफाइनल हार चुके हैं आप। आज सेमीफाइनल नहीं कहा जा सकता है, सेमीफाइनल तो हम जीते हैं। अगर आप केवल ये लगाएं कि भाई सरकार से ही फाइनल माना जाए तो ये गलत है। हमको पूरे 5 प्रदेश में बीजेपी से दसियों लाख वोट ज्यादा मिली है और लोगों ने हमको मत दिया है। वोट प्रतिशत मत ज्यादा है। हाँ,
वोट ज्यादा है हमारा। और कांग्रेस, वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से लगी पड़ी है और जन जन तक पहुंचेगी। और 2024 में जो इनकी कमियां हैं उनको हम गिना रहे हैं। वर्मा जी बता रहे हैं कि इंडिया की सरकार बनेगी। मेरा सवाल है लटूर भैया जी से कि इस बार जो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक होने वाली है, किस तरीके से इंडिया गठबंधन हैट्रिक को रोक पाएगा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव में थोड़ा सा मत जो कि हमारे चैनल माध्यम से आ रहा है, क्या वाकई वो सही है या गलत है, उस बारे में भी आप बात करें। आपने एक शब्द बोला कि मत विभाजन जो आपस में दिखाई, मतभेद जो दिखाई दे रहे हैं, वो टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। अभी इनमें किसी भी तरह के मतभेद नहीं है, दोनों मिलकर साथ चल रहे हैं। और आगे भी जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी, उसमें ये सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और सबसे पहले अपनी अपनी हिस्सेदारी तय करेंगे, भाई किसको कितनी सीट कहाँ चाहिए। और ये सभी पार्टियों ने, मुख्य पार्टियों ने बोल भी दिया है कि भाई जिस प्रदेश में जो पार्टी भारी है वहां उसको ज्यादा सीटें दे दी जाए, और जो पार्टी थोड़ी कम, थोड़ी आजकल है, ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी बड़ी पार्टियां भी हैं, लेकिन जो पार्टी कम है वो थोड़ा पीछे हटके छोटे भाई का रोल निभा ले भैया, वरना तो वो बड़े भाई तो पूरे देश में है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और बेशक वो बड़ी पार्टी है, लेकिन अब हम लोग मिलके, सभी पार्टियां मिलेंगी, बात होगी और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ यूपी में आएगा। और जब जब भी भाजपा को रोका है, आप इस बात का इतिहास देख लें, भाजपा को प्रदेश में हमारे में समाजवादी पार्टी ने ही रोका है। समाजवादी पार्टी द्वारा ही इसको पीछे हटाया गया है, इसको हराया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये इनका जो विजय रथ है, ये उत्तर प्रदेश से ही रुकेगा, यहीं से ये पार्टी हार के पास। अब की बार हैट्रिक रोक देंगे आप? बिल्कुल रोक, हम पूरे पक्का रोक देंगे। अच्छा, 80 सीट का दावा कैसे? अखिलेश यादव जी ने कहा कि 80 इस बार हम उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतेंगे। नहीं, बात क्या तैयारियां हो रही हैं उसके लिए? बात उनकी बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कुछ लोग हास्य पर ले रहे हो बात को, या कुछ उसको इतर ले रहे हो अपनी बात से, लेकिन 80 सीट का मतलब, अगर सारी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं सच्चे मन से गठबंधन करेंगी, और जो प्रत्याशी वहां से आएगा किसी भी पार्टी का हो, इंडिया गठबंधन, केवल इंडिया नाम दिखाई देगा उन्हें, तो मुझे उम्मीद है कि वो हर सीट पे फिर यहां से जीत होगी। और अखिलेश जी यादव जी का जो नारा है 80 सीट का, उसे हम यहाँ से बुलंद करके भेजेंगे इसमें। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे रह गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सत्ता में अखिलेश यादव भी रहे थे जी, तो क्या विकास में अंतर आया है भाजपा के विकास में और आपके विकास में? क्या? हाँ, विकास में अंतर आया है। विकास ज्यादातर जो हो रहा है वो टीवी चैनलों पे हो रहा है। अच्छा, अच्छी बातें छुपाई जा रही हैं चैनलों के द्वारा, और थोड़ी जो बातें नहीं भी बताई जानी चाहिए। और आप देखिए कि ये यहाँ पे आवास बने हुए हैं जहांगीराबाद में, गरीबों के लिए आवास बने, लेकिन उसके बाद अभी तक 6-7 साल हो गई हैं, उनको गरीबों को आवास नहीं दिए गए हैं। वो पता नहीं वो किसकी बाट जो रहे हैं, आवास भी बाट जो रहे हैं और शासन भी बाट जो रहा है कि भाई आवास किसको दे। और आपने देखा, हमारे पेंशन हमने दी, लैपटॉप हमने दिए, तो विकास में किसी तरह से पीछे नहीं थी समाजवादी पार्टी। और अब जो विकास दिखाया जा रहा है कथित विकास है वो, तो उसको चैनलों के द्वारा मान लें या कार्यकर्ताओं के द्वारा मान लें, लेकिन विकास वही विकास था, और वही विकास का मॉडल आगे कामयाबी है। अब हमारे साथ हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल इधर से समाजवादी पूछना चाहते हैं कि जो सवालों के तर्क निकल कर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं कि इस बार जो 400 के पार का नारा है, कैसे जीत पाएंगे, उसको कैसे आसान कर पाएंगे? 400 के पार का जो हमारा नारा है, पहली बात तो मैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें हैं। हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, क्योंकि जनता का पूरा विश्वास, अब जितनी भी इंडिया बन के ग्रुप आ रहा है, एक ग्रुप, एक कंपनी समझिए, जिसमें चारों लोग आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। अभी तक तो कोई इनका भरोसा ही नहीं है, जनता का भरोसा इनसे उठ चुका है। अब किसी भी हालत में वो इनके बहकाने में जनता नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि सब पता है आज गरीब जो व्यक्ति है उसकी सबसे बड़ी पूरे जीवन की इच्छा यही रहती है कि उसका अपना घर हो। आज उसे
जो आवास मिल रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी बात तो ये कि जो भी गरीब है, हमने महिलाओं का भी सम्मान किया है। महिला के नाम से ही वो आवास हमने दिए हैं। आज पूरी जनता, मोदी जी ने कहा है कि 4 जाति हैं, गरीब, किसान और आपका क्या नाम है, जवान और देशभक्त, जो हमारे देश से प्यार करते हैं। यही 4 जातियां, बाकी जातियों में कोई नहीं बटेगा। और बाकी जितनी पार्टियां हैं वो सब जातियों की राजनीति करती हैं। हमारी पार्टी सिर्फ विकास की राजनीति करती है। इसी के आधार पर हम विकास के आधार पर 80 की 80 सीटें जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से 400 प्लस जाके अब की बार चौथी बार हम माननीय मोदी जी को देश का नेतृत्व करने के लिए देंगे और देश को विश्व गुरु बनाएंगे। अच्छा, आप पर विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं, धर्म की राजनीति कभी नहीं करी। आज आप देख सकते हैं कहीं भी जो भी योजनाएं आई हैं उसमें सहभागिता सबकी बराबर रही है। वो मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, कहीं भी किसी तरीके का धर्म की राजनीति नहीं हुई। विकास में हमारी कोई धर्म की राजनीति नहीं है। हाँ, हमने कहा था कि मंदिर बनाएंगे, विपक्ष हमसे कहता था कि मंदिर बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। और मैं सभी को निमंत्रण देना चाहूंगा कि 22 जनवरी को बहुत भव्य तरीके से हमारे श्री राम मंदिर जी, मंदिर अयोध्या में रामलला जी बैठेंगे। आप सब लोग आए और उसका आनंद लें। ये तो भूपेंद्र रावल जी जिन्होंने बताया कि एक जो स्लोगन हुआ करता था पूर्व में, मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन इस बार वो तारीख बता रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? धर्म की राजनीति पर हमेशा से रहता है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। आज भारत देश का बच्चा बच्चा जानता है कि बीजेपी ने धर्म की राजनीति ही की है, धर्म के नाम पर बांटा है। बहुत सारे अब लोग कहेंगे, बीजेपी भी कह सकती है कि हमारे जमाने में दंगे नहीं होते। अब ये बीजेपी बताया कि दंगे अब क्यों नहीं हो रहे हैं। वही लोग हैं, वही धर्म है, सारे सब चीज है। और सरकारों में ही दंगे क्यों होते थे। दूसरा, अब इन्होंने कहा कि हमने कभी राजनीति नहीं की धर्म की। इन्होंने करा क्या है आज तक? इन्होंने कहीं भी वोट मांगी है, कभी धर्म के मंदिर के नाम पर, कभी किसी उसको धार्मिक अब वो दूसरा और जो चालू कर दिया है उस पर जो कराएंगे। तो क्यों धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म पर ही चल रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं लटूर भाई समाजवादी की ओर से आप धर्म ध्रुवीकरण की राजनीति पर? नहीं, भाजपा के द्वारा ध्रुवीकरण की राजनीति तो की ही जा रही है और इसी ध्रुवीकरण की राजनीति के बाद ही वो सत्ता में बने हुए हैं, सत्ता में आ रहे हैं। आपने देखा होगा किसी भी प्रदेश में आप जाएं या भारत में जब चुनाव की बारी आती है तो 59 महीने तो कहते हैं कि हमने ये काम करा, हमने वो काम करा, हमने ये काम करा, लेकिन जनता को दिखाई देता है कि इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। धरातल पे कोई काम नहीं होता है। लेकिन जब भी चुनाव आता है 1 महीने में, वो लास्ट का 1 महीना जो होता है भाजपा का इसी काम के लिए होता है कि भाई अब हम तो धर्म के ऊपर है। सभी यहाँ धर्म बैठे हुए हैं, एक मुस्लिम भी बैठे हुए हैं, हमारे मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, 3 हम हिंदू हैं बैठे हुए हैं। धर्म को सभी मानते हैं, लेकिन हम उसका व्यर्थ बखान नहीं करते हैं। हम अपने धर्म में आस्था भी रखते हैं, धर्म पूजा भी करते हैं, श्री राम को भी मानते हैं, हनुमान जी को भी मानते हैं। लेकिन ये धर्म की राजनीति जो भाजपा द्वारा की जा रही है ये अच्छा नहीं है और ये आगे मैं समझता हूँ कि आगे कुछ ना कुछ ये गड़बड़ हो करा सकते हैं आगे को, और धर्म की राजनीति के आड़ में कुछ ना कुछ ये अपने सत्ता के लिए कुछ भी गलत कार्य करा सकते हैं। बताया है कि आम आदमी की समस्याओं पर जीतती आई है और उन्हीं समस्याओं पर जीतेगी। यही सवाल मेरा लटूर भाई से है कि क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके की चुनाव में अपने ये जो चुनावी वादे हैं कैसे लेके जाएंगे लोकसभा में? चुनाव का समय नजदीक है, जल्दी ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि इन चुनावों में इंडिया गठबंधन बहुत बड़े बहुमत के साथ आगे आएगा और ज्यादातर सीटें जीतेगा ये। और भाजपा द्वारा जो चक्र चलाया जा रहा है या अपना विजय रथ बताया जा रहा है,
मोदी जी की गारंटी बताई जा रही है, उन सबको रोकेगा और भारत में दोबारा से अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन भूपेंद्र रावल जी कह रहे हैं कि पहले तो आप गठबंधन बना लीजिए, अभी तो गठबंधन नहीं, गठबंधन बना हुआ है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी देखो बड़ी पार्टी है, पूरे देश में वो अपना प्रचार प्रसार करती है, तो अभी वो अपने चुनाव में बिजी थे वहां, लेकिन वो बात सही है कि आशातीत परिणाम नहीं आए, लेकिन जब सभी पार्टियां बैठेंगी और मिलकर सभी काम करेंगे तो इंडिया गठबंधन भारत में अपनी सरकार बनाएगा और पूरे बहुमत के साथ अब देश में आएगा। तो भूपेंद्र रावल जी बता रहे हैं कि तैयारियां हो चुकी हैं। मेरे साथ बसपा से इकराम जी हैं। इकराम जी, आप प्रधान भी रहे हैं, आपकी जनता के पास जनता आती है आपसे भी, विकास किस तरीके से आप करा पा रहे हैं गांव में? और ना विकास सही करा पा रहे हैं और जैसा भी है ठीक ही हो रहा है जी अभी फिलहाल। बता रहे हैं प्रधान जी के विकास ठीक करा पा रहे हैं और उस बसपा से पहुंचे हैं। बसपा क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम अंत की ओर हो चुका है। एक मिनट, पानी वानी क्या कहना चाहते हैं भूपेंद्र रावल जी आप? मैं नाजिम जी ये बताना चाहता हूं कि 2024 तो हम जीत ही रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है और जो सपा पार्टी है वो परिवारवाद की पार्टी है। अब जनता सारी समझ चुकी है कि अब परिवारवाद नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में पीछे पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो ये परिवारवाद को खत्म करने वाली प्रथा है। अब कहीं कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब विकास और परिवारवाद दोनों चीजों को जो पिछली सरकारें बता रही हैं वो सब जनता समझ चुकी है। इसलिए हम 2024 80 की 80 सीटें जीतेंगे और जो आज हम पे ईवीएम के इल्जाम लग रहे हैं ये जनता सब जानती है कि ये सब बेकार की बातें हैं। ये अब सिगोपा पुराना हो गया, अब कोई नया सिगोपा लाना पड़ेगा इन लोगों को। धन्यवाद। तो बता रहे हैं कि ईवीएम का शगुफा पुराना हो चुका है, अब कुछ नया ढूंढे भाजपा के लिए, क्योंकि बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र जी मैं बता रहा हूँ कि शायद 29 की भी कहना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपकी खुशी से। क्या कहना चाहते हैं कि बहुत लंबी बात कर रहे हैं भूपेंद्र रावल जी, 29 भी कहना चाह रहे हैं? ऐसा सपने देखने के लिए कोई मनाही नहीं है। सपना तो जो है कोई भी देख सकता है, 2029 से आगे का भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2024 में ही सपना इनका चकनाचूर हो जाएगा। इंडिया की सरकार बनेगी, ना ही कोई गठबंधन में कोई टूट है। वो 5 प्रदेशों में जो इंडिया का जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर पर है। प्रदेश में सब खुले हुए थे लोग, प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं था, इसलिए थोड़ी सी कहीं कुछ हो गया होगा कि ये प्रेस बहुत बड़ा करके दिखाती है उसको, क्योंकि जो है प्रेस इस समय इन्हीं की है जो इन्हीं की बात कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। 2024 में सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, इंडिया की ही सरकार बनेगी। क्या कहना चाहते हैं लड्डू भाई? ये सवाल आपसे भी रहेगा, क्योंकि 24 और 29 तक का जो खुशी भूपेंद्र जी के चेहरे पे दिखाई दे रही है। नहीं, खुश तो रह सकते हैं, वो भी चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव तक खुश रह सकते हैं, लेकिन अभी एक बात पीछे हमारे रावल भूपेंद्र भाई ने कही थी परिवारवाद की, तो और पार्टियों के लिए तो बात पुरानी हो गई है परिवारवाद की। हो सकता है कि एक परिवार का कुछ कोई रहा हो, लेकिन परिवार के लोग जो भी आए हैं वो मत पत्र के द्वारा ही आए हैं, मत पेटी के द्वारा ही आए हैं, कुछ चुन के नहीं आए हैं। लेकिन भाजपा में भी मैं देख रहा हूं कि कम से कम 8 या 10 परिवार ऐसे हैं जो राजनीति में परिवार के एक के बाद एक चले आ रहे हैं और 1-2 परिवार तो शायद तीसरी पीढ़ी में ही पहुंच गए हैं। तो इस बात को भूपेंद्र जी ना कहे, लेकिन इनकी एक बात मैं काटता हूं कि अब की बार इंडिया गठबंधन और जिसका की बहुत बड़ा हिस्सा होगी समाजवादी पार्टी, बहुत उसमें बड़ा योगदान होगा समाजवादी पार्टी का भी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और ये सरकार काम करके दिखाएगी, वाकई में काम करके दिखाएगी, धरातल पे काम करेगी, जमीनी काम करेगी, गरीब के लिए काम करेगी, मजदूर के लिए काम करेगी, छात्रों के लिए काम करेगी, छोटे व्यापारियों के लिए काम करेगी
और ये काम नहीं करेगी तो पूंजीपतियों के लिए नहीं करेगी। ये मेरा विश्वास है इस बात का कि बाकी जी। ये सरकार आएगी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। बता रहे हैं अजीत हिमाचल सिंह लटूर भाई के जो सपने देख रहे हैं भूपेंद्र रावल जी, खुली आंखों से शायद इस बार जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है परिणाम उनके सामने होगा और जो इनको इस बार हम यहीं रोक देंगे और जो हैट्रिक लगाने की जो प्रधानमंत्री जी की जो कामना है उसको भी हम यहीं रोकेंगे। ये कहना है दोनों ही कांग्रेस और समाजवादी के, मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन का जो टीम की ओर बैठे हुए हैं दोनों। तो चलिए, हमारा कार्यक्रम अब अंत हो चुका है और हमने आपकी दिग्गजों से बात भी कराई है। इसी कार्यक्रम को निरंतर हम ऐसे ही बुद्धिजीवियों और राजनीतिक लोगों से आपको मिलाते रहेंगे ताकि आप हमें भी सवाल दें जिससे कि हम इन प्रतिनिधियों तक आपके सवाल पहुंचा सकें। चलिए, मेरे साथ हमारा कार्यक्रम अब खत्म होता है। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।